कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विकास से जुड़ी, खास तौर पर विकास प्राथमिक क्षेत्र का। तो आज की कार्यक्रम की कड़ी में भी हम बातें करेंगे कुछ ऐसी ही बातें होंगी पपीते के बीज उत्पादन से जुड़ी, साथ ही साथ लेंगे जानकारी मत्स्य बीज उत्पादन और तालाब के प्रबंधन के विषय में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नज़र। कृषि के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मूंगफली की खेती में निकाई गुड़ाई का रखे ध्यान, एवं किसानों की सहायक स्प्रिंकलर मशीन। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 नवीन प्रावधानों के साथ लाई गई है, जिससे किसानों को सिंचाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी अधिकारियों का सहयोग और निर्देशन मिलेगा। विशेष जानकारी बिहार के भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक श्री वेंकटेश नारायण सिंह से। हम लोग कुल 34 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा तो वहाँ की फसलें सुधरेगी तो वहाँ के खाने वाले लोग का स्वास्थ्य सुधरेगा। फिर उसके बाद वातावरण का काम में सुधार होगा। ये पूरा जो हमारा जल छाजन का उद्देश्य है वो पूरे के कंसेप्ट को पूरा करेगा। किसान भाई बहनों, यदि आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो उसकी निकाई गुड़ाई के लिए ये उपयुक्त समय है। यह प्रक्रिया पौधे के पूरे विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। अवांछित पौधों को नहीं हटाने से फसल को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिससे कि उसकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। किसान भाई बहनों, अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो अच्छे उत्पादन के लिए आप उसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इस किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रमुख सब्जी की फसल के रूप में की जाती है। बिहार राज्य में भी इसकी खेती सब्जियों में प्रमुख रूप से होती है। पौष्टिकता की दृष्टि से इसे टमाटर के समकक्ष समझा जाता है। बैगन की हरी पत्तियों में विटामिन सी पाया गया है। इसके बीज क्षुधावर्धक होते हैं तथा इसकी पत्तियां मंदाग्नि व कब्ज में फायदा पहुंचाती है। उत्पादकों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग करना चाहिए। साथ ही किस्मों का चयन बाजार की मांग व लोकप्रियता के आधार पर करना चाहिए। स्प्रिंकलर या फुहारा सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई की तरह बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इसे बौछारी सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी पौधों की जड़ों में नहीं जाकर वर्षा की फुहारों की तरह गिरता है। यह सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नलियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फिर फुहारों की तरह पानी की बूंदें पौधों पर गिरती है। इससे पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? मंडी भाव में आइए चलते हैं मुसल्लमपुर हाट, जहां जानेंगे आलू प्याज के थोक भाव। लाल आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1500 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ रूबरू हुए नवीनतम तकनीक और उन्नत प्रभेदों से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे पपीते के बीज उत्पादन के विषय में। नमस्कार, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारी देते हैं, जिसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो है पपीते में बीज उत्पादन तकनीक। जी हाँ, पपीता हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो कम लागत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। आज हम इसी से विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हमारे चर्चा में हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर प्रणव पांडे, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पपीते में बीज उत्पादन तकनीक है क्या? आज का समय ऐसा है कि अगर बीज नहीं है तो पपीता कैसे उत्पादित किया जाएगा, और पपीते में प्रवर्धन की यही सबसे सुचारू और अच्छी विधि है जिसमें हम पपीते का उत्पादन, जिसके थ्रू पपीते का उत्पादन कर सकते हैं। और पपीता, जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि पपीता कितना लाभकारी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि विटामिन ए कंटेंट पके हुए आम के बाद पपीते में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और पपीता एक और गुण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो लगभग 100 दिन का जब पपीता हो जाता है पेड़ पर, तो उससे जो दूध निकलता है उससे एक पपेन एंजाइम बनाया जाता है। वो है एंजाइम बहुत सारी इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे वो मीट के टेंडराइजेशन में, मीट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा उपयोग। आजकल यूरोपियन कंट्री में इसकी बहुत डिमांड है। अभी बिहार में इसका उत्पादन बहुत कम हो रहा है, वह लोग कोशिश कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में जैसे हो रहा है, तो हम उसके पपेन के उत्पादन से भी कमाई बढ़ा सकते हैं और बीज उत्पादन से। बीज उत्पादन की तकनीक में क्या है, सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पपीता जो है पॉलीगैमस नेचर का होता है। इसमें हर्मैफ्रोडाइट, गाइनोडायोसियस, डायोसियस और मोनोसियस 3 तरीके के फ्लावर आते हैं। तो गाइनोडायोसियस में का मतलब होता है कि उसमें हर्मैफ्रोडाइट और फीमेल, मतलब उभयलिंगी और स्त्रीलिंगी 2 ही फूल आते हैं। और मेल में सिर्फ मेल बनता है, जो डायोसियस होता है उसमें मेल फीमेल अलग अलग पौधे होते हैं। और जो मोनोसियस है वो मेल फीमेल दोनों जो है एक ही फूल में बनते हैं। तो जब हम बीज उत्पादन के बीच में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइन जो हम पसंद करते हैं वो गाइनोडायोसियस लाइन को, जिसमें कि हर्मैफ्रोडाइट और फीमेल फ्लावर मौजूद हों।
क्योंकि और सिर्फ हम फीमेल को इसमें क्या करते हैं कि फीमेल को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें बीज उत्पादन कम उत्पादित होता है। तो जो हर्मैफ्रोडाइट किस्म का फ्लावर है उसमें हम बैगिंग कर देते हैं, बांध देते हैं, जैसे उसके फ्लावर को देखते हैं उसकी बैगिंग कर देते हैं, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है और वो तब तक उसको बैगिंग किए रहते हैं जब तक उसमें फ्रूट्स आ जाएं, और वो बैग अपने आप फट जाएगा जब फ्रूट्स धीरे धीरे बड़ा होगा। इसी तरीके से जो मोनोसियस वैरायटी है उससे हम जब बीज उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो मेल वाला प्लांट है उसको, डायोसियस वैरायटी जो है, डायोसियस में मेल वाले प्लांट को हम पहले ही कवर कर लेते हैं ताकि उससे हम उसके परागकण को पॉलन को लेकर के इकट्ठा कर लें और उसको हम फीमेल वाले पे ले जा करके परागित करके फिर उसको बैगिंग कर देते हैं। सर, पपीते की कितने तरह की वैरायटी होती है, इसमें हमारे किसान भाई किस तरह से इनकी देखभाल कर सकते हैं? जी मैम, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि पपीते में कौन कौन सी वैरायटी हैं, कैसे देखभाल। सबसे पहली बात है कि जब हम बीज उत्पादन में जाते हैं तो वैरायटी पर तो जाएंगे ही, उनकी प्रजातियों पर जाएंगे ही। वो प्रजातियां जो है हमें कौन सी प्रजाति हमारे लिए अच्छी है, जैसे उसमें पूसा नन्ना है, पूसा जाइंट है, रेड लेडी जो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी है, इसी तरीके की बहुत सारी वैरायटियाँ। जैसे हमें अगर बहुत सघन खेती करनी है तो पूसा नन्ना को ले लें, नहीं तो पूसा जाइंट, जैसे जहाँ ज़्यादा हवा चलती है वहाँ हम पूसा जाइंट उगाते हैं। इस तरीके से रेड लेडी है जिसमें क्या है रिस्क का उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन उसमें वायरस की समस्या ज़्यादा है, किसानों को उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। रेड लेडी मार्केट में अवेलेबल भी है वो वैरायटी। और दूसरा बात यह है कि पपीते में बीमारी सिर्फ विषाणु जनित है जो सबसे ज़्यादा बारिश के सीज़न में फैलती है, और वह उसका एक ही उपाय है कि जैसे वो दिखाई पड़े उसको हम पौधे सहित उखाड़ के फेंक दें, और कोई उपाय नहीं है उसको बचाने का। करते क्या है कि वो फैलता है कीड़े से, इंसेक्ट से, तो हम उस इंसेक्ट को रोकने के लिए हम नीम के जो है इंसेक्टिसाइड को उस पर छिड़काव करते हैं ताकि वो जो है कीड़ा ज़्यादा फैलाए न, वेक्टर जो है हमारा उस बीमारी को ज़्यादा फैलाए न। और बीमारी तो है फैलती उसी के थ्रू है, लेकिन उसकी उपाय सबसे सही और आसान यही है कि जैसे लगे खेत में जहाँ भी देखें उसको तुरंत निकाल के फेंक दें। हमारे किसान भाई ऐसा कौन सा उपाय करें पपीते की खेती के लिए कि जिससे कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके? देखिए, पपीता जो है बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है, यह एनुअल क्रॉप के रूप में 10 से 12 महीने की फसल है। हम इसे अंतः फसल के रूप में भी ले सकते हैं, किसी फसल के बीच में भी लगा करके ले सकते हैं, और 1 से 2 साल तक ही सिर्फ इससे फल लें, तीसरे साल ये कम फल देने लगता है। जैसे मान लीजिए आम की बाग अभी शुरू में लगाए हैं तो उसके बीच में हम पपीता लगा करके तब 5 साल तक आराम से उसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा उपाय हमने जो बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लिए हमें इन दोनों बातों पर ध्यान देना है कि बीज का भी उत्पादन हो जाए और पपीता हमारा बर्बाद ना हो, जो खाने वाला चीज़ है। तो हमें ऐसी जगह सेल करने की ज़रूरत है या ऐसे आदमी को दिया जाए, ऐसी इंडस्ट्री को दिया जाए जो पूरे पपीते को ले ले और पपीते का बीज हमको दे दे। तो क्या हुआ, हमारा पपीता भी वो बिक जाएगा जो प्रोड्यूस है, और दूसरा क्या है, जो बीज है वो बीज भी हमारा दूसरी जगह से बिक जाएगा। और हम एक जो काम बताए कि पपेन का उत्पादन कर सकते हैं, जो एंजाइम है वो 100 दिन के आसपास का जैसे फसल होती है, हम 2 से 3 मिलीमीटर का चीरा जो है ऊपर से नीचे लगाते हैं जिससे दूध टपकता है। तो हम अगर उसको उस चीरा को लगा के उसका दूध भी कलेक्ट कर लें पपेन के लिए तो वह भी हमारे आमदनी का बहुत बड़ा जरिया हो सकता, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है फल का, ये बात ध्यान देने को। और उसके बाद आराम से तोड़ के हम पका सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब ये बताइए कि जो किसान भाई पपीता बीज उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उपाय है? मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जो पपीता बीज उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये इन बातों का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी हो सकती है, कौन सी प्रजाति हो सकती है और किस प्रजाति का सबसे ज़्यादा डिमांड है अगल बगल, उस प्रजाति का बीज उत्पादन करने की वो कोशिश करें जिससे आराम से वो उसको बेच सकें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होने लगती है। और पपीते को बीज का रख रखाव भी बहुत आसान है, उसके ऊपर एक पानी की लेयर होती है, उसको जैसे भी छुड़ा सकते हैं बालू के साथ रगड़ करके, या जैसे रगड़ के छुड़ा दें और उसको 5 डिग्री से घर के फ्रिज में भी रख देंगे तो भी पपीता आपका 3 साल तक बीज उसका ख़राब नहीं होता है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को पपीते के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ।
पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। पपीते के बीज उत्पादन में ये तकनीक आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है एक और भेंट वार्ता की, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मत्स्य बीज उत्पादन और तालाब के प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अपने प्रदेश में हर तरह के लोग मछली उत्पादन से जुड़ रहे हैं। खास तौर पे पढ़े लिखे युवा ये मछली उत्पादन से जुड़कर खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं। साथ ही इससे जो उन्हें मुनाफा हो रहा है उससे जीवन को उनका एक नया दिशा भी मिल रहा है। अगर मछली उत्पादन के लिए जो ज़रूरी जीरा है या जो मछली का रॉ मटेरियल कहते हैं, अगर इसका उत्पादन भी किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मत्स्य बीज उत्पादन एवं तालाब प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मत्स्य निदेशालय पटना के उप निदेशक मोहम्मद राशिद फारूकी। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं कि जो इसके लिए हेचरी जो हम लोग बात करते हैं, अगर किसान शुरुआत कर रहे हैं तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए या किस तरह इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा लाभकारी योजना शुरू की गई है
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हेचरी निर्माण पर अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसमें 22 लाख रुपया किसी भी हेचरी के अधिष्ठापन में 22 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें समान वर्ग के लिए 40% सब्सिडी का प्रावधान है और SC, ST और महिला जो लाभार्थी हैं उनके लिए 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। मत्स्य बीज उत्पादन का थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाह रहा हूँ। पहले गंगा नदी या और भी नदियों से मछली का जीरा छानकर और उसी को लोग उपयोग में आते थे, लेकिन कालांतर में उसमें बहुत प्रदूषण होने लगा, नदियों में प्रदूषण होने लगा, जिससे उसका जो उत्पादन था वो बहुत कम गया। उसके बाद से इस पर रिसर्च स्टार्ट किया गया और 1957 में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में साइंटिस्ट थे, 2 वैज्ञानिक, चौधरी एंड अली कुन्ही, वो 1957 में ये इंड्यूस ब्रीडिंग का प्रेरित प्रजनन की क्या सिस्टम लाया गया। आपको ये बताना चाहेंगे कि मछली जो है वो नदियों में बहती जलधारा में ब्रीड करती है, जो कतला, रेहू, नैनी ये सब है, वो कन्फाइंड वाटर मतलब तालाब हो या टैंक हो किसी में वो ब्रीड नहीं करेगी, वो बच्चा नहीं छोड़ सकती है। उसके लिए प्रेरित प्रजनन की टेक्नोलॉजी आया और जिसके तहत हेचरी का स्थापन हुआ। हेचरी में हम लोग जो है चाइनीज़ सर्कुलर हेचरी जो है, बहुत सारे हेचरी आए, जार हेचरीज आए, उसके बाद जो लास्ट जो टेक्निकली फिजिबल पाया गया वो पाया गया कि वो चाइनीज़ सर्कुलर हेचरी जो है, इको हेचरी बोलते हैं, वो हुआ। तो हेचरी एक पक्का कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ तालाब रहेंगे, नर्सरी तालाब, रेयरिंग तालाब और ग्रो आउट पॉन्ड जिसमें मछली रखेंगे। तो मछली को ब्रीड कराने के लिए 1 केजी से कम वज़न की मछली नहीं होनी चाहिए। हम ये सब कतला, नैनी, रेहू की बात कर रहे हैं, जिसको हम IMC कहते हैं, इंडियन मेजर कार्प कहते हैं। तो इसके लिए हेचरी की जो व्यवस्था हुई, हेचरी के 5 कंपोनेंट हुए। एक ओवरहेड टैंक हुआ जिसमें पानी जमा रहता है। उसके बाद आपको ये हो गया ब्रीडिंग पूल हो गया। ब्रीडिंग पूल एक राउंड गोल ऐसा स्ट्रक्चर है, उसको हम ब्रीडिंग पूल बोलते हैं, जिसका आपको अगर बता दें तो डायमीटर 5 से 7 मीटर है, हाइट 3 से 4 फीट है। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। इसमें डक माउट लगे रहते हैं, पानी रोटेट करता रहता है। मछली को उसमें हम लोग इंजेक्शन देते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो हम लोग इंजेक्शन देके उसको ब्रीड कराते हैं। पहले वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मछली के सर में आप देखेंगे 2 मसूर के दाने के जैसा एक रहेगा। जब मछली के सर को ही करेंगे उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अभी भी बंगाल में उसी से ब्रीडिंग किया जाता है। और अभी रिसेंट में ओवाप्रीम, ओवाटाइड, ये सब तरह का इंजेक्शन आ गया है। राशिद सर, जब भी किसान किसी चीज़ का व्यवसाय शुरू करता है तो वो मुनाफे के बारे में ज़रूर सोचता है। तो जब वो हेचरी का निर्माण कर रहा है तो उससे कितना मुनाफा की उसको संभावना है एक सीजन में? अगर अच्छे से वो प्रबंधन करते हैं तो एक सीज़न में जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, मछली सालों भर ब्रीड नहीं करती है, जैसे बकरी है या कटल है, ये सब में वो बरसात का जो पीरियड होता है, जून जुलाई टू द एंड ऑफ सितंबर, उसी सीज़न में मछली ब्रीड करती है। तो उसमें हम लोग एक हेचरी में लगभग 40 से 50 साइकिल हम लोग लेते हैं। और अच्छे से अगर प्रबंधन करते हैं हम हेचरी का, तो हमारे जो किसान हैं उनको खर्चा उर्चा काट के मतलब के जो कहते हैं हम लोग शुद्ध मुनाफा 8 से 10 लाख रुपया हमारे जो हेचरी संचालन करते हैं उनको वो ले सकते हैं। अगर हम तालाब प्रबंधन की बात करें तो जो किसान हैं उनको किस तरह से रख रखाव करनी चाहिए तालाब का, ताकि बेहतर से बेहतर उत्पादन वो ले सकें? तालाब के प्रबंधन में कोई तालाब अगर सूख जा रहे हैं
सूखने वाला तालाब है तो उसको वो जोत दें गर्मी के दिनों में, और उसमें कच्चा गोबर जो है वो 10 से 15 टन जो है कच्चा गोबर उसमें दे दें, जिससे उसका उत्पादकता जो है वो बढ़ जाता है। और जब मछली का बच्चा जीरा जो है फ्राई स्टॉक करते हैं नर्सरी तालाब में, फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं बड़े में, अगर वो स्टॉक करते हैं तो उससे दो दिन पहले चूना 250 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से वो उसमें देंगे, ताकि जो उसका जो अल्कलिनिटी की जो है वो मेंटेन रहे और जिससे किसान को अच्छा उत्पादन उसमें मिल सकेगा। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृषकों को मेरा भी नमस्कार। ऐसी ही और भी जानकारियां नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।